अगर फौज है, फौज अपना जिस तरीके से वो रोल समझ रही है, वो आप देखते हैं जनरल आसिम मुनीर जाते हैं बॉर्डर्स पे, गाय बगाए नजर आते हैं वो बॉर्डर पे। जो आपके गवादर पे अटैक हो रहे हैं, जो आपके इस वक्त बलूचिस्तान पे अटैक हुआ है, तुर्बत में हुआ है, गवादर में हुआ है, ये जो अभी हुआ है शांगला में हुआ है जब चाइनीज पे, ये इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर है। अब आप बुला लें एजेंसी वालों को, खड़ा कर दें कटहरे में लाके, उनको कटहरे में लाने, मुझे तो ये समझ आती है अब कटहरे में ले आएंगे तो उस कटहरे में से तो कुछ और ही निकल आएगा। वो जो जजेस हैं जो लेके आए हैं शिकायत, कहीं वही ना कटहरे में डल जाए, क्योंकि आपको पता है यहाँ हर चीज मुमकिन है। वेलकम सियासत और पीके से महबूब कार बकार उस वक्त मेरे साथ मौजूद है मुमताज सीनियर साफी मिस नसीम जहरा। मैडम बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मैडम आज एक खबर हमारे सामने आई और खबर यह है कि वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब चार चार तनख्वाहों का बोनस दे रहे हैं। वज़ीर आज़म हाउस के जो वहां पर बाबू हैं, वहां पर मुलाजमीन हैं, उन्हें एक तरफ आपका मुल्क माशी तौर पर इस कदर तबाहकुन है, दूसरी जनब आप कर्जे लेकर बादशाही दिखाना चाह रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं? दरिया दिली दिखाना चाह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी? जी, अस्सलाम वालेकुम वक़ार, बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी। आपके व्यूअर्स को भी मेरा सलाम। अच्छा, ये आज जो हुआ है ये अब मालूम नहीं कितने कौन से ग्रेड के ये दिया है इन्होंने लोगों को, क्या सबको दिया है, तमाम स्टाफ को दिया है, किसको दिया है? एक तो ये बड़ा सवाल है। दूसरा ये कि फरागदली ज़रूर करनी चाहिए, मेरा ख़्याल है कि देना चाहिए। और ग्रेड 1 टू 12, 14 प्राइम मिनिस्टर अपनी जेब से दे देते तो बहुत अच्छा होता। मेरा ख्याल है कि देना चाहिए। और मैं ये मजाकन नहीं कह रही, मैं असल में कह रही हूँ, हमारे जिनके पास है हम जितना दें कम है, हालात इतने बुरे हैं, लेकिन ट्रेजरी से लेके ना दें। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ मुझे ये बताइएगा, इस वक़्त पाकिस्तान के इंटरनेशनली अगर हम देखें, क्योंकि आप बड़ा कीन ऑब्ज़र्व करती हैं इन सारी चीज़ों को, पाकिस्तान की इस वक़्त जो पोज़ीशन है, क्योंकि एक तरफ तो द गार्डियन ने स्टोरी की है कि पिछले 4 सालों में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने 20 से ज़ायद लोगों को पाकिस्तान में कत्ल किया। ये गार्डियन रिपोर्ट कर रहा है। दूसरी जानब इंडियन डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हम घुसकर मारेंगे, और हमारे जो इस वक़्त वज़ीर ख़ारजा हैं, वो कहते हैं कि हम भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। माज़ी में जनाब बाजवा के साथ आपकी मुलाकातें रहीं और जिसमें वो बताते थे कि टैंकों में पेट्रोल कितना रह गया है। क्या कहेंगी इन सारे हालात पर? जी, एक तो जनरल बाजवा से मेरी मुलाकातें ऐसी थी, यानी कि वो जब जर्नलिस्ट को बुलाते थे तो हम भी जाते थे 2-3 मर्तबा ऐसे ही। और 2-3 मर्तबा मेरी उनसे वन ऑन वन भी हुई, ख़ास तौर पे पाकिस्तान-हिंदुस्तान के ताल्लुकात पे। तो देखिए, जो फ़ौज होती है उसका काम होता है डिफेंस ऑफ द कंट्री, उसका एक मिलिट्री डायमेंशन होता है। जो फ़ौज है वो असल में टेक्निकली, और होना भी ऐसे चाहिए आईनी तौर पे, जो आपके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो पॉलिसी बनाए और फौज उसको इम्प्लीमेंट करे। पाकिस्तान के अंदर चूंकि हालात जो रहे हैं जिसमें कि फौज अपना रोल एक्सपैंड करती चली गई है, क्योंकि उसके पास ताकत रही है, और साथ सियासतदान जो हैं वो कमजोर रहे हैं बहुत वजूहात की बिना पे। तो एक रोल एक्सपेंशन हुआ है फौज का। इसलिए आर्मी चीफ जो होते हैं वो अपनी जो उनकी सोच होती है अमूमन उसी को लेके आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है जनरल बाजवा को जेन्युइनली लगता था कि जी हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर करें तो अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन बात ये नहीं कि जेन्युइनली आप क्या चाहते हैं, जेन्युइनली क्या नहीं चाहते। बात ये कि क्या आप सियाको सबाक को समझते हैं, क्या आप जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को समझते हैं, क्या आप ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स को समझते हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में बहुत कम हमने देखा है कि आप कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं इसको सही तरीके से इसको समझते हैं और सही तरीके से इसको आगे लेके चलते हैं। अब ये इनकी जो डिफेंस मिनिस्टर की बात है, बड़ी क्लियरली आपके सामने जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, ये भी आपको बताते चले कि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने जो कहा, उन्होंने कहा जी हमने किया और हम करेंगे जब कोई हमारे मुल्क में खतरा पैदा करेगा, व्हिच इज ही सेइंग कि हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करेंगे, भाड़ में जाए कानून, भाड़ में सब कुछ जाए। लेकिन उसी वक्त साथ ही आप देखें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो इंडिया की है, उधर से स्टेटमेंट आई कि ये खबर झूठी है, ये जो इन्होंने कहा है ये नहीं कि गार्डियन ने। तो मेरा कहने का मतलब वहां उन्होंने एक सतह पे तो वो पोजीशन ले ली, दूसरी क्लियरली जो डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं वही पाकिस्तान की तरफ, हिंदुस्तान
का की पॉलिसी है, उनमें बड़ी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है, उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो पाकिस्तान के हवाले से वो कहते हैं कश्मीर को आप भूल जाएं और आप उधर चलें जहां हम कहते हैं अगर इस तरह आप चलेंगे तो फिर आपके साथ हमारी दोस्ती है, नहीं तो फिर हम वी विल डू व्हाट वी वांट टू। आपको याद है कि उन्होंने ईयू लैब का जो स्कैंडल निकला था 2020 में कि इंडियन जो रॉ थी उसने कोई 50 मसनूई यानी कि एनजीओ बना लिए थे और वहां से वो पूरी की पूरा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा था। तो इंडिया की जो और बीजेपी की खास तौर पे जो पॉलिसी पाकिस्तान की तरफ है वो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान को दबा के रखो, कश्मीर पे देखो कि बिल्कुल कश्मीरियों को भी दबा के रखो, पाकिस्तान हमारी मर्जी की बात करे तो ठीक है, ट्रेड भी करे तो हमारी टर्म्स पे करे, इंडिया की जितने नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं वो लगे रहें और पाकिस्तान जो है उसकी एक्सपोर्ट भी कम हो, इंडिया इंडिया की एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो। मतलब कहने का मकसद है कि इंडिया की जो पॉलिसी है वो ये है, पाकिस्तान में क्लैरिटी नहीं है। कभी हम परेशान होते हैं, कभी हम घबराते हैं, कभी हम बढ़के मारते हैं, कभी हम ये करना चाहते हैं, सो देयर इज कंफ्यूजन। जो आपने जिस स्टेटमेंट की तरफ इशारा किया, इसहाक डार साहब से पूछा गया लंदन में कि जी आप ट्रेड के हवाले से पूछा तो उन्होंने कहा जी हाँ, ये पाकिस्तान में लोग चाहते हैं और स्टेक होल्डर से बैठ के बात करनी पड़ेगी। बात ये है कि ये तो चीजों में बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको याद है कि क्या हुआ था इमरान खान साहब के दौर में कि जी डिसाइड कर दिया था इकोनॉमिक जो कमेटी थी, उन्होंने कहा जी ट्रेड शुरू कर देंगे हम, और तो 24 घंटे में फिर उसको पॉलिसी को बदला गया। तो पाकिस्तान में बदकिस्मती से हम जब कोई पॉलिसी की बात होती है उस पर हम सुलझे हुए तरीके से एक कलेक्टिव तरीके से तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बैठ करके नहीं सोचते। इंडिया की पॉलिसी बिल्कुल आपके सामने और यही है। और आप एक और जो मजे की बात है वो ये कि आपके डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा, उनके ने तो ये कहा है, आपके डिफेंस मिनिस्टर ने कोई 2 घंटे पहले क्या कहा, उन्होंने कहा नहीं जी बातें वो इंडिया करते हैं जब उनके इलेक्शन का वक्त आता है। सुभान अल्लाह। आप उनके डिफेंस मिनिस्टर की अग्रेसिव जो पॉलिसी है उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं इस तरह के, नहीं नहीं, इट डजंट मैटर। ऑफ कोर्स इट मैटर्स। उनकी एक्टिव ऑपरेशनल इम्प्लीमेंटेबल पॉलिसी यही है जो वो कह रहे हैं। मैडम ये आपने देखा है उन्होंने कुलभूषण यादव से लेके क्या-क्या नहीं इंडिया करता। जो सीपैक, आपका क्या ख्याल है सीपैक पे जो अटैक हो रहा है वो कोई आसमान से हो रहा है? वी नो वेरी वेल कि क्या है अमेरिका की और इंडिया की एक स्ट्रैटेजिक जो पोजीशनिंग है विज़-अ-वी चाइना, और चाइना का क्योंकि सीपैक इज़ पाकिस्तान से लिंक्ड है, सीपैक पे अटैक दर अटैक होता है। वो एक और बात है कि हम अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते। 6 अटैक्स हो गए और चीनियों ने, अब आप देख लीजिएगा चीनियों का खत आया बिजनेस रिकॉर्डर में, देखें एक प्रोजेक्ट में उन्होंने कहा कि हम अभी फौरी तौर पे हम देखेंगे कि हम अपने कितने लोग भेजें। यानी दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस इंडिकेशन के हाउ द चाइनीज आर नाउ गेटिंग वेरी कंसर्न कि मामला कैसे बिगड़ रहे हैं। मैडम वेयर इज आवर डिफेंस मैटर्स एंड डिप्लोमेसी स्टैंड्स के जब ये सब कुछ हो रहा है, हमारी डिप्लोमेसी कहाँ पर है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स कहाँ पर हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर जिस तरह से बॉडे तरीके से इन चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको लगता नहीं कि ये एक तजर्बेकार सेटअप था, जिन्हें लगता ये था कि वो मुल्क को आकर संभाल लेंगे, मुल्क की बागडोर संभाल लेंगे, और अब वो मजीद तबाह करने के दर पर आ चुके हैं? मेरा ख्याल है तबाह करना तो शायद एक ज्यादा एक्सट्रीम हो लफ्ज, लेकिन एक सुलझी हुई सोच। देखिए ना, बात ये कि तजर्बाकार आप जितने भी हो, आपके जो हालात आप का सामना होता है तो आप उन हालात को किस तरीके से जहनी तौर पे आप प्रोसेसिंग उसकी क्या करते हैं, आप अपनी जो पॉलिसी बैठ के बनाते हैं उसमें कितनी सोच विचार जाती है। इंडिया की जो आपकी पॉलिसी है, इंडिया की पॉलिसी में क्या है, कश्मीर का मामला है, आपके ट्रेड का मामला है, आपकी सिक्योरिटी का मामला है, ये सब तमाम टेररिज्म का मामला है, पानी का मामला है। ये मुझे आप बता दें कि कहीं आप कहें मैडम ये देखें ये कॉम्प्रिहेंसिव हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट है। मेरा नहीं ख्याल कि हम सीरियसली इन चीजों पर काम करते हैं और हम रद्द अमल के माहिर हैं। जब एक कुछ होता है तो उसका रद्द अमल आपके सामने आ जाता है। यही ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया, रद्द अमल दिया, ये पॉलिसी जो, और आप बहसियत यंग पाकिस्तानी, कंसर्न पाकिस्तानी, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। पॉलिसी में वीकनेस है और आपको पॉलिसी को जब तक कि आप सोच विचार नहीं करेंगे, कुछ तो ये ना कि आप फंसे हुए हैं सियासी लड़ाइयों में अपनी।
वो भी तो मामला है ना, हर वक्त कैदी नंबर वो क्या कर रहे हैं, तो उधर वो क्या हो रहा है, तो अब किसको पकड़ना है, आप किसको छोड़ना है, आप कौन से केस पे क्या करना है। अब आप मुझे बताएं कि राणा सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा है। राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जी ये जो 3 केसेस हुए थे, उनसे तो हमें नुकसान पहुंचाना था इसलिए हुए, और ये तीनों जो जजमेंट्स हुई हैं इमरान खान के खिलाफ, ये कोई कोर्ट ऑफ लॉ नहीं, ये दे इट विल नॉट स्टैंड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, तो ये तो केसेस उनके खिलाफ खत्म हो जाएंगे। मैं आपको एक और पहलू इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं आपसे कह रही हूँ कि तमाम मामलात को देखें किस तरीके से चिल्लाए जाते हैं, इनकी नीयत भले से ठीक हो जी, आईएएस एसआईएफसी बनी है, इससे बात आगे बढ़ेगी, लेकिन आपको ये जो मामलात हैं इस पर भी आपको नजर डालनी है। आपको ये पॉलिसी कोई बच्चों का तो खेल नहीं है, आपका इदारा है, उधर भी आप पॉलिसी बनाते हैं, उधर भी आप अपना दिन की प्लानिंग सोच विचार करके करते हैं। इस तरह के रद्द अमल, लड़ाई झगड़े, कभी कुछ क्या कहा था ख्वाजा आसिफ ने उस दिन एक शो में कि जी मैंने जब कोई कहा कि जनरल बाजवा को बुलाएं तो मुझे कहा गया कि इस तरह की बातें मत करो। उनसे पूछा जी किसने कहा? उन्होंने कहा वही जिनके बारे में मैं कह रहा हूँ, वो मुझे थ्रेट करें तो करें, मैं तो ये तो ये तो कोई बड़ा अजीब गुड्डा गुड्डी का खेल लगता है। जरा सोबर तरीके से चलना है आपने, मामलात सीरियस हैं, आपके सामने हैं, तमाम खतरात हैं। एक तरफ चीन का मामला है, दूसरा टीटीपी का मामला है, ईरान की गैस पाइपलाइन का 19 बिलियन डॉलर आपको देने हैं अगर आप सितंबर तक अपनी पाइपलाइन नहीं खत्म करेंगे। तो हमें जरा एक मेच्योर तरीके से इन चीजों को आगे लेके चलना। मैडम एक तरफ सियासतदानों का किरदार देखें तो बहैसियत एक डेमोक्रेसी का स्टूडेंट, एक सियासत का स्टूडेंट, तो मुझे यही ज़ेब देता है कि मैं कहूँ कि सियासतदान हमारे बहुत मैच्योर हैं और सियासतदान बड़ी अच्छी ड्यूटीज़ दे रहे हैं। मगर हकीकत कुछ मुख्तलिफ है कि हमारे सियासतदान गैर संजीदा होते हैं और एक दूसरे को पकड़ने के लिए, एक दूसरे को लेट डाउन करने के लिए गैर सियासी ताकतों को मदऊ करते हैं और वो आगे आती हैं। इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और बिलखसूस हमारा फौज का जो अदारा है वो आगे आया हुआ है। तो ये सारी सूरत हाल जो है, एक्चुअल में तो फौज को इनमें किरदार अदा करना चाहिए। जिस तरह चाइनीज पर अटैक हो रहे हैं, जिस तरह मुल्क में मामलात खराब चल रहे हैं, इंडिया की तरफ से जो धमकियां आ रही हैं, तो सबको तो नजर आ रहा है कि हमारी इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर स्टैंड कर रही है, किन चीजों में मसरूफ है। फैक्ट तो ये है कि दुनिया जहान में जहां सिस्टम्स चलते हैं, सिस्टम्स को पनपने दिया जाता है, सिस्टम्स के अंदर सेल्फ करेक्टिव मैकेनिज्म होता है। यहाँ आप जिसको सियासत कहते हैं, यहाँ सीधा सीधा यानी कि एक पावर जो प्ले है वो है, इसमें कोई कानून, कोई आइन, कोई बहुत कम कभी कभार आपको उसकी झलकी दिखाई देती है। ये तो पावर प्ले चला है जिसमें कि इस्टेब्लिशमेंट का भी बड़ा रोल है, जिसमें सियासतदानों का भी बड़ा रोल है। और बात यह है कि सियासत में तो मुकाबला होता है आपस का, तो इसलिए वो आपस के मुकाबले में जब इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बनने में बड़े राजी होते हैं, तो हमारी ये जो तमाम मामला का बिगाड़ है, उसका ये गलत होगा कहना कि खाली सियासतदानों का इसमें हाथ है। इसमें इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल है। आज अगर सब रो रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट वाले कह रहे हैं जी इमरान खान ए बी सी डी, तो आपने इमरान खान को कहां से कहां पहुंचाया था? उनकी अपनी एक शोहरत और सपोर्ट थी, नो क्वेश्चन अबाउट इट, लेकिन किधर से उनको इतना आपने, पिछली दफा नवाज शरीफ साहब को हराया था ना, इस दफा इमरान खान को हराया है। तो मेरा कहने का मतलब हमें ये जब बात करते हैं, ये जो हकीकत है इसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और आज जो आप फौज की बात कर रहे हैं, ये भी याद रखिएगा कि ठीक है फौज के पास ताकत है, इसलिए आप और मैं ये कह रहे हैं कि जी आप कह रहे हैं कि फौज को तो उधर फोकस करना चाहिए सिक्योरिटी पे, लेकिन ये याद रखें कि चाहे जो भी, जिसके पास भी जितनी ताकत है पाकिस्तान में, जो सिस्टम चलते हैं दुनिया में वो जब चलते हैं, आपको जैसे फैक्ट्री, आपको मालूम है ना, फैक्ट्री में चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव कौन रिपोर्ट करता है? प्रोडक्शन विंग रिपोर्ट करता है, प्राइसिंग विंग रिपोर्ट करता है, कस्टम विंग रिपोर्ट करता है, मार्केटिंग विंग रिपोर्ट करता है, तो एचआर विंग रिपोर्ट करता है। तो अगर एचआर विंग लेके चलाने लग जाए फैक्ट्री, फिर क्या होता है? फिर तो खिचड़ी बनती है। तो पाकिस्तान में आपको जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जो इलेक्टेड हेड हैं, उनको बाकियों को साथ लेके चलना है और सही तरीके से चलना है। ये बात क्योंकि बार-बार कही जाती है, शायद बोरिंग लगे, लेकिन ये बात बहुत अहम है। आज अगर फौज है, फौज अपना जिस तरीके से वो रोल समझ रही है, वो कह रहे हैं जी मुल्क नहीं चल रहा तो हम अब इसको ठीक करेंगे। एसआईएफसी कोई किसी सिविलियन ने तो नहीं बनाई।
SIF थी, आर्मी ने और आर्मी के सेटअप ने इसको दे पुट इट टुगेदर। तो अब क्या वो चला पाएँगे, किस तरह चला पाएँगे, वो बहुत बड़े सवाल हैं। और जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है, आप देखते हैं जनरल आसिम मुनीर जाते हैं बॉर्डर्स पे, गाए-बगाए नज़र आते हैं वो बॉर्डर पे, तो उनको और अपने सिपाहियों के साथ खड़े होते हैं, जब कोई शहीद हो जाए वहाँ भी चले जाते हैं। लेकिन जो आपके गवादर पे अटैक हो रहे हैं, जो आपके इस वक़्त बलूचिस्तान पे अटैक हुआ है, तुर्बत में हुआ है, गवादर में हुआ है, ये जो अभी हुआ है, शांगला में हुआ है जब चाइनीज़ पे, ये इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर है। और एक नहीं 6 अटैक हुए चाइनीज़ पे इन द लास्ट 2 इयर्स। अगर आप ये देखें कि ये और इनसाइडर सारे के सारे हैं, जो मामलात हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? किसको पता है कि ये बस जा रही थी चाइनीज को लेके? किसको पता? तुर्बत में जो अंदर ही से जो एक्सेस उनको मिला, वो तुर्बत के, इट वाज एन इंटरनल सीन। तो इंटेलिजेंस को बेहतर बनाएं। और मैं ये फिर कहूंगी कि रॉ क्या करेगी, CIA क्या करेगी, FBI क्या करेगी, ये जो एजेंसीज हैं, वो तो आपको पता है कि भले से वो तो वही करेंगी ना जो आप समझते हैं कि वो आपके कोई दोस्त तो नहीं है। एक बहुत पावर प्ले चल रहा है, एक नंगी गेम है पावर प्ले की कि जी हमने इसको खत्म करना है। हमने कितनी तैयारी की अपने आप को डिफेंड करने की? ये क्वेश्चंस हैं जो पूछने वाले हैं, जो अहम क्वेश्चंस हैं। और इसमें जाहिर है कि अगर हम कहते हैं कि जी हमारी एक्सपोर्ट्स में गड़बड़ है, क्योंकि जो हम तमाम जो मामलात हैं उनको सही तरीके से नहीं लेके चलते, तो फिर हमें सिक्योरिटी में भी कहना पड़ेगा कि हमें सिक्योरिटी को बेहतर प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये तो काफी नहीं है कि कहना हमेशा कि जी अब हम नहीं होने देंगे, और ये जो किया तो ये गलत किया, और ये इंडिया ने किया, और ये उन्होंने किया है, वो तो हमें पता है। लेकिन हम अपने आप को कैसे डिफेंड करेंगे? चीनियों को आप क्या कहेंगे? आप बहुत दिल से जाके अफ़सोस करते हैं उनके साथ, बट इज़ दैट इनफ? ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट इनफ। मुझे भी पता चला कि चाइनीज़ वगैरह कुछ अभी प्लानिंग हो रही थी, कुछ दिन के बाद एक बहुत मेजर बिज़नेस कम्युनिटी के साथ उन्होंने कोई प्लानिंग की हुई थी, वो उन्होंने दे कॉल्ड इट ऑफ। उन्होंने कहा जी अभी हालात ज़रा फ़र्क है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि धासु या कौन से प्रोजेक्ट जो इंचार्ज हैं चाइनीज़, उन्होंने खत लिख के बताया कि जी अभी हम थोड़ा-सा इस पे, अब आप रुक जाइएगा, हम आपको बताएँगे हमारे कब आएँगे लोग, और हमारे शायद लोग यहाँ से जाना भी चाहें। तो दोज़ आर वेरी रियल चैलेंजेस। देखिए मुल्क चलाना है तो सही तरीके से चलाना है, सोबर तरीके से चलाना है। अगर हमने बस आपस की लड़ाइयाँ ही करनी है और बार-बार वही मिस्टेक्स हमने दोहरानी है, तो फिर तो यही होगा जो हमारे सामने है। मैडम मुझे ये बता दीजिएगा कि इमरान खान की गवर्नमेंट खत्म हुई, उसके बाद जो हालात बने, जिस तरह से सियासत में मुदाखलत की गई, गैर सियासी जमातों की तरफ ताकतों की तरफ से, और जिस तरह सियासी अदम इस्तेकाम आया, इन सारी चीज़ों पर, इन सारे मामलात में पकड़-दगड़ हुई, 9 मई भी इसी में हुआ। इस सब में जमहूरियत को कहाँ पर रेट करती हैं आप? इस वक़्त जमहूरियत तो नहीं है। मतलब जमहूरियत जो है, ये मैं बताऊँ, जो 9 मई जो इलेक्शन का दिन था, जो इलेक्शन का दिन था, वो पाकिस्तान की रीसेंट जो हिस्ट्री है उसका सबसे जमहूरी दिन था। इलेक्शन का दिन, अगर आप इसमें से वो निकाल दें कि उन्होंने फ़ोन बंद करा दिए थे कि जी किसी को पता ही ना चले कि किधर जाना है, और मुश्किल हो लोगों को अपने वोटिंग इसमें पोलिंग बूथ में जाने के लिए, तो वो एक बड़ा मसला था। तो मैंने इलेक्शन का दिन कह रही हूँ, क्योंकि इलेक्शन से पहले जो हुआ आपने बयान कर दिया। और जब इलेक्शन हो गया, उसके बाद देखिए पाकिस्तान में इस मर्तबा गाइडेड काउंटिंग हुई है। गाइडेड काउंटिंग हुई है, क्योंकि काउंटिंग में अगर गाइडेड ना होती, असल होती, तो फिर यकीनी तौर पे सब मानते हैं, पीटीआई के नाक़दीन भी मानते हैं कि पीटीआई को कहीं ज़्यादा सीट्स मिलती। तो जो इलेक्शन का दिन था वो जमहूरी दिन था, पीपल वेंट आउट और उन्होंने उसी को वोट किया जिसको वो वोट देना चाहते थे। लेकिन उसके बाद अब जमहूरियत तो नहीं है, देखिए और जो हमारा सेटअप है उसमें भी ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। और यानी कि अब देखिए किस तरीके से एमक्यूएम, मेरा ख्याल है एमक्यूएम वाले अभी भी हैरान है कि हमें कहाँ से इतनी सीट्स मिल गई। आपको पता है जो-जो चीज़ें हुई हैं आपके सामने हैं। तो चूँकि 2018 में पीटीआई बेनिफिट की थी और बड़े धड़ल्ले से बेनिफिट की थी जब नवाज़ शरीफ साहब को निकाला गया था।
इस मर्तबा वो कह रहे हैं जी चलो अब इसको जरा हम फिर से वापस लेके जाते हैं उस सिचुएशन पे। तो जैसे होता नहीं लेगो गेम, आपको पता है लेगो जो होती है बच्चों की ब्लॉक्स जो होते हैं वो जो जोड़ जोड़ के बनाते हैं लगाते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि जिनकी जो भी नियतें हैं सब वो लोगों के हाथ में लेगो है, वो कहते हैं अच्छा वो पिछला जो बनाया था वो तो गड़बड़ हो गया, अब इसको हटाओ जरा, अब इसको फिर से बनाते हैं। अब इसको लेगो को यानी एक और बेहतरी की तरफ हम लेके जाते हैं। और मैं कल किसी से बात करी थी रात को, वो मुझसे कह रहे थे कि जी अभी देखें ये जो हुकूमत है वो सुनती नहीं है, वो देखें ना कभी डार साहब को लगाते हैं, कभी उसको लगाते हैं, कभी औरंगजेब, ये देखें ये ठीक नहीं चलते, ये देखें ठीक नहीं चल रहे। तो अल्लाह जाने कि अब आगे क्या होगा, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब एक लेगो गेम होगी तो फिर इसी तरह ही होगा। क्योंकि देखिए कानून और आइन का जो एक अपना दबदबा होता है, रोब होता है, उसके नीचे आपको काम भी ठीक करने होते हैं और आपका फिर सिस्टम के जो सर्वाइव करने के भी चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक लेगो है और उसको कभी तोड़ रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं, वो कोई बंदा उधर लगा दे, उधर लगा दे, अब तो फिर इट्स फ्री फॉर ऑल। सो इस वक्त वो सिचुएशन है। ठीक है। मुझे आखिर में ये बता दीजिएगा, जजेस को खत आए थे, खतूत में पाउडर था, इंसाफ देने वालों को इंसाफ मिल पाएगा? कोशिश तो करनी चाहिए और बड़ा ज़रूरी है, बड़ा अहम है कि 6 जजेस ने खत लिखा, बड़ी हिम्मत की बात है। और प्रोसेस को आगे चलाने के लिए सब लोग देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। आपको लगता है कि जिस तरह से अब प्रेशराइज किया जा रहा है, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब जो ज़िम्मेदारान हैं, जजेस ने तो खत में वाज़ेह तौर पे लिख दिया ज़िम्मेदारान कौन है, उनका इंसाफ करेंगे, उन्हें कटहरे में खड़ा करेंगे, बुलाएँगे उन्हें? या देखिए, बात ये है कि इसमें तो डिबेट है ना कि आपने उनको कटहरे में लाना है। मुझे तो ये समझ आती है, अब कटहरे में ले आएँगे तो उस कटहरे में से तो कुछ और ही निकल आएगा। वो जो जजेस हैं, जो लेके आए हैं शिकायत, कहीं वही ना कटहरे में डल जाए, क्योंकि आपको पता है यहाँ हर चीज़ मुमकिन है। हर चीज़ मुमकिन है, तो जब तक कि कोई हतमी बात है ही नहीं, यानी कि ये तो दिस इज़ द ट्रेजेडी, कोई हतमी बात नहीं है, तो इसलिए ये जो डिबेट चल रही है कि जी कोड ऑफ कॉन्डक्ट बना दें, ये कह दें, इसके बाद हतमी तरीका ये है कि एजेंसीज़ को या जो प्रेशराइज़ करते हैं जजेस को, उनको देखें ना, हम एजेंसीज़ की बात करते हैं, वो याद है शहबाज शरीफ साहब की एक फ़ोन कॉल भी थी किसी जज को पहले बहुत कि जी ऐसे कर दो, उसके साथ ऐसे कर दो। तो जजेस पे अभी तो खैर एजेंसीज का बोलबाला है, लेकिन पहले तो यानी हर किस्म के लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते रहे। तो और ये एजेंसीज के हवाले से आज की तो नहीं, पुरानी बात है। इसको रोकना कैसे है? क्या जजेस खुद ये हिम्मत करेंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनके हवाले से ये तो बात सामने आई है ना कि जी इनके पास हम लेके गए थे, इन जजेस ने कहा इन्होंने जी कुछ किया नहीं, साल भर नहीं कुछ किया इस पे, तो क्या ये कंटेम्प्ट लगा सकते थे, क्यों नहीं लगाते? ये कर, मेरा ख्याल है अगर आपने ये करना है कि ये फिर ना हो, तो फिर आपको कोई तगड़ा सिस्टम बनाना पड़ेगा। अब आप बुला लें एजेंसी वालों को, खड़ा कर दें कटहरे में लाके, कहें जी ये वो किसने लगाया था जो कैमरा था? वो कहेंगे जी हम बताएँगे किसने, हमें क्या पता किसने लगाया था। तो ये जो मामलात हैं, ये जो 6 जजेस ने कह दिया कि जी हमारे साथ ये हुआ है, आई डोंट थिंक दैट शुड बी क्वेश्चन। वो आपके जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने क्या कहा है? उन्होंने कहा सबको पता है ये हो रहा है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पहले भी हुआ है, अब भी हुआ है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा है, तो अब हमें देखना है इसको आगे ठीक कैसे करना है। तो इंसाफ, ये वाला इंसाफ नहीं मिलेगा कि जिन्होंने किया उनको बुला लो, उनके साथ ये कर लो, वो ये हो ही नहीं सकता। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि आप कहें कि इसके बाद कोई इस तरह का किसी ने किसी को इलेक्ट्रिक शॉक दिया या किसी को पकड़ा, तो फिर आप जो वहाँ का जज है, चीफ जस्टिस है, उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि ही हैज़ टू डू एबीसीडी। आई थिंक दैट्स द वे फॉरवर्ड। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है।
मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।